पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद चलेंगे किसका शासन आया और क्या क्या किया उसके बारे में। आज हम लोग क्या करेंगे, पूरे गुलाम वंश को आज ख़त्म कर देंगे और अगले क्लास में आपको खिलजी वंश यानी कि आपका खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग गुलाम वंश ख़त्म करने वाले हैं, तो थोड़ा आपका वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आज ख़त्म करके ही हम लोग दम लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है, मतलब पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आप इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि मैं सीरियल बाय सीरियल से करा रहा हूँ मध्यकालीन भारत का, मतलब किसके बाद किसका शासनकाल आया, तो एक बारी बारी से मैं करा रहा हूँ। तो आप पार्ट बाय पार्ट देखिएगा, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है। उसके बाद बात आती है आराम शाह की। ये जो आराम शाह था, है ना, ये जो आराम शाह था कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाने के बाद, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अरारी यानी आराम शाह शासन में आता है, गद्दी पर बैठता है। उसके बाद क्या हुआ, यह आराम शाह ने क्या किया, 8 महीने तक शासन किया। ज़्यादा दिन यह नहीं चल सका, है ना, मात्र 8 महीने तक इसने क्या किया, शासन किया। और क्या होता है, उसके बाद इस आराम शाह की हत्या कर देता है इल्तुतमिश। ठीक है, आराम शाह क्या करता है, सबसे मतलब 8 महीने मात्र शासन कर पाया किया कि इल्तुतमिश ने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। समझिए मेरे प्यारे भाइयों ध्यान से, जब आराम शाह की मृत्यु मतलब हत्या करके इल्तुतमिश शासन पे मतलब गद्दी पर बैठता है और 1211 ईस्वी में क्या करता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, इसने क्या किया आपको बता दें। इल्तुतमिश के बारे में एक एक पॉइंट आप जान ले, है ना, कहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो बनते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर ज़्यादा हम लोग ध्यान देंगे ताकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सके। देखिए दोस्तों, इल्तुतमिश के बारे में सबसे पहले जान लीजिए कि इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और साथ साथ दामाद भी था। समझिए, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और उसका गुलाम भी था और साथ दामाद भी था। यह जो था इल्तुतमिश जो था तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था। ध्यान से समझिएगा, इल्तुतमिश जो था, पहला बात समझिए कि ऐबक का गुलाम था और दामाद भी था। दूसरा बात आप समझिएगा, इल्तुतमिश जो था तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था। ठीक है, तीसरा बात समझिएगा कि ऐबक की मृत्यु के समय जो था यह बदायूं का गवर्नर था। ये बात याद रखिएगा आप कि जैसे कि बता दें आपको, जब ऐबक की मृत्यु हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु होती है तो उस समय ये जो था इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, उसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ जो है इल्तुतमिश ने इस राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। मतलब दिल्ली जो राजधानी लाया वो इल्तुतमिश ने लाया। ठीक है दोस्तों, तो समझिएगा इल्तुतमिश ने क्या किया, लाहौर से राजधानी को दिल्ली लाया। उसके बाद क्या किया, इसने हौज सुल्तानी का निर्माण दिल्ली एक कोहना के पास करवाया। मतलब इसने क्या किया, हौज सुल्तानी का निर्माण दिल्ली एक कोहना के पास करवाया, है ना। पहला ये ऐसा सुल्तान था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला यह ऐसा सुल्तान था जिसने बगदाद के खलीफा से क्या है, सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, इल्तुतमिश की मृत्यु आपको 1236 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है। रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा तो यह क्या था, वह एक अयोग्य शासक था। मतलब उसमें किसी प्रकार की योग्यता नहीं थी एक राजा बनने के। मतलब राजा बनने के लिए आपकी योग्यता चाहिए, तब आप राजा बन सकते हैं, यानी कि प्रजा का ख्याल अच्छे से रख सकते हैं। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो कि अपने प्रजा का ख्याल रख सके, यानी यह एक अयोग्य शासक था, इसमें किसी प्रकार की योग्यता नहीं थी।
और क्या जब इसका शासन था वो अल्पकाल का, कुछ ही टाइम में शासन किया, मतलब अल्पकालीन, बहुत कम समय के लिए शासन में आया। और उस कम समय में इसकी माँ जो थी शाह तुर्कान, है ना, इसकी माँ जो गद्दी पर तो बैठा था, आपको पता है वो एक अयोग्य शासक था, उसमें किसी तरह की काबिलियत नहीं थी। और इसका जो सब कुछ का जो होता था, जो अल्पकालीन समय था, जो कम समय के लिए शासक बना, उसी टाइम में इसकी माँ जो थी शाह तुर्कान छाई रही, मतलब हर तरह से सब काम मतलब माँ पे इसके ऊपर डिपेंड था। उसके बाद क्या हुआ, इससे वहाँ के तुर्की अमीर क्या परेशान थे, और इस परेशानी से क्या किया, इससे परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटा दिया, और गद्दी से हटा कर रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठा देता है। समझिए दोस्तों ध्यान से, पहली ऐसी महिला थी, मुस्लिम महिला, जिसने शासन की बागडोर अपने हाथों में ली। मतलब बता दे कि पहली ऐसी मुस्लिम महिला थी जिसने क्या की, शासन की बागडोर अपने हाथ में ली थी। पहली महिला सुल्तान थी, है ना, पहली महिला थी जिसने क्या की, शासन की बागडोर अपने हाथ में ली। तो उसके बाद अब रजिया सुल्तान बैठ जाती है गद्दी पर। तो अब रजिया सुल्तान के बारे में जानेंगे। मतलब वो रजिया सुल्तान क्या की, सबसे पहले इसने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया। मतलब पहले क्या था, जो मुस्लिम महिलाएं होती थी उनको क्या है ना, अपने मुंह को ढक कर रखा जाता था, है ना, मतलब मुंह को ढक कर रखा जाता था। तो उसी टाइम में ये पर्दा प्रथा था। लेकिन रजिया सुल्तान जब गद्दी पर बैठती है तो इसने क्या की, इसने पहले पर्दा प्रथा को त्याग दिया। मतलब जो राज दरबार लगते थे, यह वहाँ पे आपको बता दे पुरुषों की तरह चोगा, मतलब जो पुरुष चोगा पहन के आते थे, काबा पहन के आते थे, जिस तरह मुस्लिम राजा लोग काबा पहनते थे, चोगा पहनते थे, उस तरह क्या रजिया सुल्तान भी पहनने लगे, यानी कूला पहनने लगी। मतलब टोपी जिस तरह से राजे लोग पहनते थे, मुस्लिम राजा लोग, उस तरह क्या करी, ये भी पहनने लगी और खुले मुंह से दरबार में जाने लगी। मतलब पर्दा प्रथा को त्याग करके यह क्या है, खुले मुंह से राज दरबार में जाने लगी और चोगा पहनने लगी और काबा पहनने लगी। मतलब पर्दा प्रथा को त्याग रजिया सुल्तान ने कर दी। उसके बाद क्या होता है, रजिया सुल्तान मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर, मतलब घोड़े का सरदार नियुक्त किया। क्या होता है ना दोस्तों कि मलिक जमालुद्दीन याकूत जो था ये तुर्की का नहीं था, है ना, गैर तुर्क था। तो इसने क्या किया, रजिया सुल्तान ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर, मतलब घोड़े का सरदार तो नियुक्त कर दिया। नियुक्त करने के बाद क्या हुआ, जो तुर्की अमीर थे विरोध में खड़ा हो गए। मतलब उन्होंने कहा कि एक गैर तुर्की को इसने अमीर अखूर, मतलब एक सामंत बना दिया। अमीर अखूर जो कि उपाधि से इसको सामंत बना दिया, घोड़े का सरदार नियुक्त कर दिया, है ना, जो कि एक गैर तुर्क है। तो इसने क्या किया, गैर तुर्क को सामंत बनाने के कारण तुर्की और अमीर विरुद्ध हो गए। यही बात हमने कहा कि जो गैर तुर्क को सामंत जब बनाई रजिया सुल्तान ने, जिसका नाम था मलिक जमालुद्दीन याकूत, तो इससे वहाँ के जो तुर्की अमीर थे विरोध में खड़ा हो गए। और उसने क्या किया, रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया, और बंदी बना के क्या करता है, बहराम शाह को बैठा देता है। ठीक है, मतलब रजिया सुल्तान क्या करती है, अल्तुनिया के शादी कर लेती है। और इसका उद्देश्य ये होता है कि जब अल्तुनिया के साथ शादी कर लेंगे तो फिर से उस गद्दी पर बैठ जाएंगे। लेकिन क्या होता है, वो असफल हो जाती है। जैसे शादी करने के उसका मेन मोटिव था कि मतलब शादी के बाद क्या करें, अल्तुनिया के साथ जब शादी कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, फिर से उस गद्दी पर बैठ जाएंगे। लेकिन यहाँ हुआ ऐसा नहीं, वह क्या है, असफल रहती है। और रजिया सुल्तान की जो मृत्यु है, हत्या 13 अक्टूबर आपका 1240 ईस्वी को कैथल के पास डाकुओं ने कर दी। समझिएगा, रजिया सुल्तान की जो हत्या है 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल के पास डाकुओं ने कर दी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप जानते हैं बहराम शाह तो शासन में पहले आ चुका था, है ना, बहराम शाह, क्योंकि रजिया सुल्तान के हटने के बाद ही बहराम शाह गद्दी पर बैठा था। और उसी टाइम में क्या हुआ, रजिया शादी करती है अल्तुनिया के साथ, और शादी का मेन उसका उद्देश्य होता है कि शादी करने के बाद उसको गद्दी मिलेगा, है ना, गद्दी पर फिर से हुकूमत करेगी। लेकिन वह असफल रहती है। उसके बाद बहराम शाह क्या होता है,
बहराम शाह की भी हत्या कर दी गई। और बहराम शाह की हत्या 1242 ईस्वी में, मतलब 1240 में इसका रजिया सुल्तान का मृत्यु होता है। और 2 वर्षों के पश्चात, यानी 2 वर्षों के बाद बहराम शाह की भी हत्या कर दी। और हत्या करके अलाउद्दीन मसूद शाह ने क्या किया, इसका हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद, यानी कि बहराम शाह की हत्या इसने किया, अलाउद्दीन मसूद शाह ने किया। अलाउद्दीन मसूद शाह ने बहराम शाह की हत्या करके वह खुद गद्दी पर बैठ गया। अब गद्दी पर बैठ गया, उसके बाद होता क्या है, इस अलाउद्दीन मसूद शाह को भी षड्यंत्र के द्वारा, बलबन ने षड्यंत्र रच के इसको 1246 में हटा दिया। बलबन ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसमें क्या है ना, अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से हटा दिया और वहाँ से उस गद्दी पर बैठाता है, नासिरुद्दीन महमूद को उस गद्दी पर बैठा देता है। अब सर बताइए कि हाँ, नासिरुद्दीन महमूद कौन था जो बलबन गद्दी पर उसको बैठाया? तो ये नासिरुद्दीन महमूद क्या था, बलबन का दामाद था। बलबन का क्या था, ये आपका बलबन का दामाद था। ठीक है दोस्तों, यह नासिरुद्दीन महमूद जो था, यह ऐसा सम्राट था जो कि इसका जीवन निर्वाह टोपी सीकर होता था। उस बाद बता दें आपको, उसके बाद बलबन के बारे में बात करते हैं। बलबन जो है 1266 ईस्वी में आपका इस शासक मत बना। समझिएगा, यहाँ आपको बात है 1246 में, नासिरुद्दीन महमूद को बैठाता है 1246 में, ये है ना। तो कुछ जो काम किए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्या क्या इन्होंने किया। तो समझिए, बलबन के बचपन का नाम बहाउद्दीन था। क्या था? बचपन का नाम बहाउद्दीन था। बलबन ने क्या किया, तुर्कान ए चिहलगामी का विनाश किया। बलबन ने तुर्कान ए चिहलगामी का विनाश किया। उसके बाद क्या करता है, मंगलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा की। मंगोलों का आक्रमण से क्या करता है, दिल्ली की रक्षा की। उसके बाद क्या किया, एक यह ने बलबन ने सिरी नामक एक नया नगर बसाया। समझिए दोस्तों, बलबन ने क्या किया, सिरी नामक नया नगर बसाया और इसी ने सिजदा प्रथा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की। सिजदा प्रथा यानी सर झुककर जो सिजदा करते हैं, सलाम करते हैं, सिजदा प्रथा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की। और उसके बाद क्या किया, विरोधियों के प्रति बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति को आपको लागू किया। समझिएगा, बलबन ने कई कार्य किए, उसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। बलबन के बचपन का नाम बहाउद्दीन था। ठीक है, इसने बलबन ने तुर्कान चिहलगामी का विनाश किया। बलबन ने तुर्कान चिहलगामी का विनाश किया। बलबन ने मंगलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा की। उसके बाद चलेंगे, बलबन ने श्री नामक नया नगर बसाया। उसके बाद सिजदा प्रथा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया। इसके बाद क्या कहता है, विरोधियों के प्रति बलबन ने रक्त एवं लौह की, आपको बता दे, रक्त एवं लौह की नीति का पालन किया। उसके बाद आपको समझिएगा, बलबन बहुत ही तेज आदमी था, है ना। बलबन बहुत ही तेज सम्राट था। इसने यह क्या करता था, अपने सैनिकों को आखेट भ्रमण के बहाने ले जाता था और दुरुस्त रखता था। मतलब सभी को आखेट के बहाने, लोगों को पता होता था कि आखेट पर ले जा रहे हैं, आखेट करवाने। लेकिन यहाँ सैनिकों को क्या करता थे कि आखेट के बहाने सभी सैनिकों को दुरुस्त रखने का काम बलबन करता था। अब बात करें कि इस बलबन के दरबार में जो प्रसिद्ध कवि, जिसका आप नाम जानते हैं, अमीर खुसरो, है ना। प्रसिद्ध कवि आपका अमीर खुसरो और अमीर हसन थे। बलबन के ही दरबार के थे अमीर खुसरो एवं अमीर हसन। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बलबन के दरबार में ही अमीर आपको खुसरो और अमीर हसन रहते थे। चलिए दोस्तों, उसका समझिएगा कि यहाँ जो है नासिरुद्दीन महमूद, जो कि उसका दामाद था, जिसको बलबन ने 1246 ईस्वी में गद्दी पर बैठाया था, वह नासिरुद्दीन महमूद क्या है, बलबन को ओलुग खा की उपाधि देता है। ठीक है दोस्तों, बलबन ने क्या किया, नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को ओलुग खा की उपाधि दी। ठीक है, उसके बाद क्या है ना, बलबन के बाद और गुलाम वंश का अंतिम और आखिरी सम्राट जो बना वो शमसुद्दीन कैमूर्स था। ठीक है दोस्तों, तो अंतिम जो सम्राट बना उसका नाम शमसुद्दीन कैमूर्स था। और इस तरह से
आज हम लोगों ने गुलाम वंश को खत्म कर लिए। तो आज गुलाम वंश खत्म हो गया। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। रजिया की, जैसे रजिया की बात करें, रजिया को हटा दिया जाता है। हटाने के बाद बहराम शाह को जब बैठा दिया जाता है गद्दी पे, तो क्या हुआ, आप उसी के बाद क्या होता है ना, रजिया ने शादी कर ली अल्तुनिया के साथ। उसने फिर से उस पर गद्दी पर आपको सोचा कि बैठने के प्रयास किए, लेकिन असफल रही। लेकिन बहराम शाह यहाँ गद्दी पर बैठता है। बहराम शाह की हत्या कर देता अलाउद्दीन मसूद शाह, और मसूद शाह इसकी हत्या करके गद्दी पर बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ, नासिरुद्दीन महमूद यानी कि बलबन ने क्या किया, षड्यंत्र के द्वारा इसको अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से हटा दिया। और क्या किया, बलबन ने क्या किया, अपने दामाद को यानी नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठा दिया। नासिरुद्दीन महमूद एक ऐसा सम्राट था जिसका जीवन निर्वाह टोपी सीके होता था, है ना। यह क्या था, टोपी सीकर इसका जीवन यापन होता था। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद के बाद 1266 ईस्वी में बलबन गद्दी पर बैठता है। दिल्ली की गद्दी पर बलबन बैठा। इसने कई काम किए। कई कामों में क्या किए, सबसे पहले जानेंगे बलबन के बचपन का नाम बहाउद्दीन था। इसने क्या किया, तुर्कान ने चहलगामी का विनाश किया। इसने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा की। उसको सिरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया। उसके बाद क्या कहता है, सिजदा प्रथा पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया, और विरोधियों के प्रति रक्त एवं लौह की नीति का भी इसने पालन किया। उसके बाद क्या करता था, बलबन आखेट के बहाने अपने सैनिकों को दुरुस्त रखता था, और बलबन के ही दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन प्रसिद्ध कवि रहते थे। और क्या नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खाकी उपाधि दी थी। और अंतिम, इस गुलाम वंश का अंतिम जो सम्राट बना, जिसका नाम था आपका शमसुद्दीन कैमूर्स। ठीक है दोस्तों, तो इस लास्ट जो था गुलाम वंश का अंतिम सम्राट था जिसका नाम था शमसुद्दीन कैमूर्स। चलो दोस्तों, आज हम लोगों ने गुलाम वंश को खत्म कर लिए। अब अगले दिन हम लोग चलेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश आपको चैप्टर बाय चैप्टर, मतलब एक एक आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको पढ़ाने का काम करेंगे। आप पढ़िए और यहाँ से थोड़ा सा सुन लीजिए, आपको ध्यान में रहेगा, आप इससे कर